तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा ब्रिटेन से झटका। ब्रिटेन ने फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। नेतन्याहू को ब्रिटेन से लगा झटका। किसानों की मांगे न मानने के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच लड़ाई हुई शुरू। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई किसान हुए घायल। आरएलडी से गठबंधन टूटने के बाद उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ फाइनल। सपा ने कांग्रेस को 14 सीटें दी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिश में जुटा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन और जॉर्डन के किंग के बीच हुई बातचीत। इजराइल के खिलाफ अमेरिका ब्रिटेन करेगा काम। नई सरकार बनने के साथ ही बिहार में एआईएमएम नेता की हुई हत्या तो भड़के ओवैसी। नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा हमारे ही नेता क्यों निशाने पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आरएलडी से गठबंधन टूटने के बाद राम गोपाल यादव के बदले तेवर, जयंत चौधरी को पहचानने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच ब्रिटेन से इजराइल को लगा झटका। ब्रिटेन ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच ब्रिटेन से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में इजराइल के निवासियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा है कि 4 चरमपंथी इजरायली निवासियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन लोगों पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ आपत्तिजनक बर्ताव करने के आरोप हैं। इन्होंने कथित तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद ब्रिटेन एक्शन में आया और ब्रिटेन ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ ये कार्रवाई करने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच लड़ाई हुई शुरू। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई किसान घायल। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान करने वाले किसानों में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सरकार से बातचीत होने के बाद मांगे न माने जाने के बाद किसानों ने 10 बजे ट्रैक्टर ट्रालियों को पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में घुसने की बात कही थी, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है और यहाँ पर पुलिस भारी मात्रा में तैनात है। इस बीच पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच पथराव और आगजनी हो गई, जिसमें पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसमें कई किसान घायल हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ फाइनल। 14 सीटों पर बनी सहमति। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटका लगने के बाद कांग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है और दोनों में 14 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 20 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मात्र 14 ही सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं और कांग्रेस पार्टी 14 ही सीटों पर राजी हो गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिश में जुटा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने जॉर्डन के किंग से की बात। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। इस दौरान जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने जो बाइडेन के साथ हुई बातचीत में गाजा में पूर्ण युद्ध विराम की अपील की है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि जॉर्डन अब्दुल्ला के साथ बैठक में बाइडेन ने हरम अल शरीफ और टेम्पलन माउंट पर यथास्थिति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। यानी आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम करने में अमेरिका ने इन सारी ही धार्मिक चीजों का ध्यान रखा है और ये दोनों ही देश अब मिलकर गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एआईएमएम के नेता की हत्या पर भड़के ओवैसी। नीतीश कुमार पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले में अपराधियों ने एआईएमएम के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। अब्दुल ने 2023 में गोपालगंज सदर सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ा था। इसी मामले को लेकर असुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए और असुद्दीन ओवैसी
ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाओ खेल प्रतियोगिता से समय मिल जाए तो थोड़ा काम भी कर लीजिए। सिर्फ हमारे ही नेता क्यों निशाने पर है? क्या उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा? बताया जा रहा है कि असलम मुखिया लखनऊ जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। हमला करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और आसपास के लोगों ने एएमएम नेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा झटका। विधानसभा में हंगामा करने के बाद भाजपा के 6 विधायक हुए सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा से बीजेपी को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को संवेदनशील मामलों को लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ और हंगामा करने के बाद 6 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से बाहर टीएमसी पार्टी ने निकलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के 6 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधायकों के सस्पेंड के बाद बीजेपी आग बबूला हो गई है और बीजेपी ने टीएमसी पार्टी पर निशाना साधा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पार्टी छीनने पर छलका शरद पवार का दर्द। बोले चुनाव चिन्ह तो छीना ही छीना, हमारी पार्टी भी दूसरों को दे दी। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी पर कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए पार्टी का चिन्ह और नाम अजीत पवार के पास थमा दिया। उधर शरद पवार केवल देखते रह गए। आयोग के निर्णय ने शरद पवार को बेचैन कर दिया। अब उनका कहना है कि फैसला आश्चर्यजनक था, क्योंकि आयोग ने उन लोगों के हाथों से पार्टी को छीन लिया जिन्होंने इसे बनाया था तथा उसे किसी और को थमा दिया। वहीं इस महीने के आरंभ में निर्वाचन आयोग ने एनसीपी को लेकर बड़ा निर्णय लिया था। आयोग ने आधिकारिक रूप से एनसीपी का नाम तथा अलार्म घड़ी अजीत पवार को थमा दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल का गाजा पट्टी पर बड़ा हमला, 14 घर 3 मस्जिदें तबाह, 61 लोगों के मारे जाने की खबर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर हमला किया है। खबर के मुताबिक इसमें 61 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की सेना ने 14 घर और 3 मस्जिदों को भी निशाना बनाया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमला हमास के ठिकानों पर किया गया। हमला कर इजराइल ने 2 बंदूकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। इजराइल ने कहा है कि फर्नांडो साइड और लुइस हार को हमास ने बंधक बनाया था, लेकिन उन्हें ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार फ्लोर टेस्ट में पास हुए नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के बनने के 15 दिनों बाद आज यानी सोमवार को नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर पहले चर्चा हुई, फिर ध्वनि मत से विश्वास मत पारित हुआ, उसके बाद वोटिंग कराएगी। इस दौरान विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया। नीतीश कुमार सरकार के पक्ष में 129 वोट मिले, वहीं विपक्ष में 0 वोट मिले। नीतीश सरकार के सदन में विश्वास मत हासिल करते ही बिहार में पिछले 15 दिनों से जारी सियासी खेल और कयासों का एक तरह से पटाक्षेप हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएलडी से गठबंधन टूटने पर राम गोपाल के बदले तेवर, जयंत चौधरी को पहचानने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन चल रहा था वो गठबंधन अब टूट गया है। गठबंधन टूटने के बाद सपा के राष्ट्रीय प्रमुख राम गोपाल यादव के तेवर बदल गए हैं। राम गोपाल यादव ने गठबंधन टूटने के बाद जयंत चौधरी को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी कौन है, मैं उसको नहीं पहचानता, और आरएलडी और सपा के गठबंधन टूटने पर उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 महिलाओं को मैदान में उतारा, सपा ने किया पलटवार। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने इस बार 2 महिलाओं को प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार खाली हो रही 9 सदस्यों की सीट में एक ही सीट महिला की थी, जिस पर कांता करदम राज्यसभा सदस्य थी। वहीं अब मात्र 7 सीटों की सूची में 2 महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत किए जा रहे अपने वादों को पूरा करने का संदेश दिया है। बीजेपी ने इस बार जिन महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है उसमें साधना सिंह और संगीता बलवंत बिंदा का नाम शामिल है। साधना सिंह भारतीय जनता पार्टी से 2017 में मुगलसराय से चुनाव लड़कर जाती थी। साधना सिंह 2017 से 2022 तक मुगलसराय से विधायक भी रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देगी टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश से अब समाजवादी पार्टी भी आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती
है। पार्टी 3 सांसदों को सदन के उच्च सदन में भेजने वाली है। सपा जिन उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है उसमें जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन और आलोक रंजन शामिल हैं। फिलहाल इन नामों को लेकर मंथन हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। सपा ने भी किसी मुस्लिम को उम्मीदवार इस बार नहीं बनाया है। ऐसे में सवाल खड़ा ये हो रहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को इस बार मौका नहीं देंगे। क्या मुसलमान कैंडिडेट ही समाजवादी पार्टी के पास इस समय नहीं है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि सपा ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है।